सभी होम बायर्स और रिग्रॉप के व्यूअर्स को नमस्कार। टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे योर होम लोन ईएमआईज, व्हाट टू डू। अगर आप अपने घर की जो आपने होम लोन ले रखा है उसकी ईएमआईज पे नहीं कर पा रहे, तो एज ए होम बायर आपके पास क्या ऑप्शन है और किस तरह से आप अपने घर को बचा सकते हैं, क्योंकि घर आपका वो एसेट है जो आपने मॉर्गेज कर रखा है उस होम लोन को लेने के लिए। सो टुडे वी हैव विद अस भू वाणिज्यिक कंसल्टेंसी कंपनी से मिस्टर अशंक मित्तल, जो कि रियल एस्टेट विषय के बहुत जानकार हैं। बिल्डर्स को भी कंसल्टेंसी देते हैं, ओल्ड एज होम्स में भी कई कंसल्टेंसी इन्होंने दी है, काफ़ी कस्टमर्स हैं इनके, और रियल एस्टेट लीगल जो मामले होते हैं उसके बहुत प्रकांड जानकार हैं अशंक जी, तो उसे लेकर डिस्कशन करते हैं। तो अशंक जी, ये एक बहुत कॉमन है कि बंदा कोई इंसान घर ले लेता है अपनी फैमिली के लिए, घर में रहना शुरू कर देता है, होम लोन ले लेता है, होम लोन लेकर वो घर ले लेता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है इंसान के सामने, कभी उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि वो होम लोन की ईएमआई पे नहीं कर पाता है। ऐसे में उस इंसान के पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्योंकि बैंक वाले तो उसे कॉल करना शुरू कर देते हैं। अपनी जगह बैंक वाले भी ठीक है, उन्होंने होम लोन दिया है, वो पैसा देना चाहते हैं अपने होम लोन की ईएमआई। तो ऐसे में उस कस्टमर को क्या करना चाहिए कि वो अपने घर को, जो कि उसका सबसे प्राइमरी एसेट है, जिसके लिए उसने इतना सब ये काम किया है, उसे बचा ले और कम से कम परेशानियों से निकलकर इसे कंप्लीट कर ले अपने होम लोन को। सो आशीष जी, ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें पूरी दुनिया की जितनी भी एसेट्स हैं, शेयर्स, गोल्ड, बिटकॉइंस वगैरह सबको मिला दें तो उस पूरा का अमाउंट 2 साल पहले एस्टिमेटेड था $540 ट्रिलियन। ओके, जिसमें 66% यानी कि $300 ट्रिलियन सिर्फ रियल एस्टेट है। या पूरे वर्ल्ड का बता रहे हैं? पूरी दुनिया। बहुत अच्छा है जी। तो मतलब ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल एसेट्स वर्ल्डवाइड इज रियल एस्टेट। टू थर्ड। तो जब जी आप इस चीज को आप एब्जॉर्व करिए, ये तो एक वैश्विक फैक्ट हो गया। अब उसी चीज को एक इंडिविजुअल पे लेवल पे आप जनरलाइज करें तो एक इंसान पूरी लाइफ में जितनी भी वेल्थ अपनी टोटल स्टॉक अप कर रहा है, उस वेल्थ का 2/3 हिस्सा है उसका रियल एस्टेट ऑन एन एवरेज। दैट इज हाउ इट इज। ये ग्लोबल सिटीजन के बारे में हम कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो 2/3 एसेट अपनी एक्यूमुलेट कर रहा है जी, तो एट अ पॉइंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट जरूरी नहीं है कि उसके पास टोटल वेल्थ अर्न हो उसको करने के लिए, क्योंकि वो उस लेवल पे कर रहा है। तो बहुत ही कॉमन फिनोमेना हो चुका है लोन्स लेना। और अदर यूएस की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रियल एस्टेट इंडस्ट्री मानी गई है, और इतनी साइजेबल कि अगर उसमें कुछ कोलैप्स हुआ तो पूरी दुनिया में डिप्रेशन आ जाए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाए, तो उस पूरी इंडस्ट्री का थ्राइव होने के पीछे ही लोन इंडस्ट्री थी। तो लोन्स तो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चीज में। ऑब्वियसली बात है कि हर किसी के पास एक प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो नहीं सकती। कोई भी बिजनेस एश्योर्ड नहीं कर सकता। मतलब जब बिजनेस ही अपनी एक एश्योर्ड इनकम नहीं वो कर सकते, तो उनके एम्प्लॉयज जो उन पे आश्रित हैं वो कैसे हो सकते हैं। बस वी कैन ओनली होप कि पीपल फाइंड वन और द अदर ऑप्शन टू हैव एन अर्निंग सोर्स। लेकिन फॉर ऑल दैट मैटर इकोनॉमी का कोई भरोसा नहीं है। और ये सवाल आप एक ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब क्योंकि थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां हो रही है, और ईरानी कार की वजह से थोड़ा हमारा जैसी ये ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कई सारी चीजें आ जाती हैं। वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 6 महीने में ले ऑफ्स आएंगे। तो कई सारे ऐसे इम्पैक्टेड परिवार ही होंगे जिनके पास मतलब ये एक्चुअली बड़ा जेन्युइन रीजन आ जाएगा फॉर समथिंग व्हिच दे कांट इवन कंट्रोल, कि वो शायद उस पोजीशन पे पहुंच जाए कि जो उन्होंने बड़े बड़े फ्लैट्स के लिए लोन्स लिए हैं, दे माइट नॉट इवन हैव अ जॉब टू पे ईएमआई फॉर। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी टिपिकल हमेशा से लोन इंडस्ट्री में आने वाली प्रॉब्लम रही है, और फॉर ऑल दैट मैटर हम इस प्रॉब्लम को आने वाले टाइम पे भी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस चीज में दो चीजें हैं कि एक तो आप उस प्रॉब्लम तक पहुंचे अपने ही रीजन से कि चलो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम चली गई,
कुछ थोड़े बहुत रीज़न ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके लोन की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी हुई जो बहुत एथिकल तरीके से ना हुई हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस छुपा वगैरह के करके हुई हो। तो लैटर टाइप के केसेस थोड़े कम होते हैं, विल कम टू दैट लेटर। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सबकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस ही उसमें होती हैं, जहाँ पे बेसिक अजम्पशन है कि आपका जॉब चला गया या फिर से अगर बिजनेस कर रहे थे तो किसी वजह से आपके पास वो अब सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं आ पा रही फॉर व्हाटएवर रीजन। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपको ठंडे दिमाग से सब चीज़ें प्लान करनी है, एज सिंपल एज दैट। जी, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ एक बड़ी कॉमनली नोन प्रॉब्लम रही है इकोनॉमीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो सभी ने ही इसने हमेशा से वो बना रखा है कि ठीक है, अगर आरबीआई के लेवल तक भी एक आएगी भाई, अब किसी की नौकरी चली गई है वो कैसे ही पे करे, तो उस केस में एक बहुत ही डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि अब इसे आप रीफाइनेंस करें। ओके। अब रीफाइनेंस का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी लोन होता है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक का होता है और एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट उसमें चल रहा होता है। वो इंटरेस्ट रेट भी कई बार फिक्स्ड होता है, कई बार फ्लोटिंग होता है। कई बार हमने देखा होगा कि वो जो भी आपका आरबीआई इन्फ्लेशन रेट है प्लस सो मच परसेंटेज, इस तरीके से उसका होता है। कई बार वहाँ प्लेन वनीला 10% टाइप का सब कर रखा है और उसकी ड्यूरेशंस वगैरह को चीज़ें वो कर रखा है। तो रीफाइनेंसिंग का मतलब ये है कि हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी जो पहले शायद क्षमता रही होगी कि महीने के आप 50,000 की ईएमआई भर दें, अब शायद आपकी उतनी क्षमता ना रहे। जी, कोई नहीं, आप महीने की अगर 25,000 ही भर रहे हैं तो पहले आपका लोन अगर 10 साल में कंप्लीट होने वाला था तो आप शायद 20 या 22 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो उस लेवल पे हम उसे वो कर देते हैं। जी। तो वो ये मतलब कहा जाए कि सबसे ज़्यादा एमिकेबल सॉल्यूशन है, जो मतलब एक मानवीय आधार पे अगर सरकारें सोचें और बैंक्स उसके साथ में दें तो यही सबसे प्रैक्टिकल बात है। तो ये आपका सिक्योर करना उस समय सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। अब इसमें भी एक बात ये आ जाती है कि यार चलो ठीक है, ये भी सिक्योर मैं करूं, लेकिन आज की तारीख में तो मेरी हालत 25,000 भी देने लायक नहीं है। तो वो एक वो है कि यार बिल्कुल कुछ हो गया कि सोर्स ऑफ इनकम ही चली गई, किसी का कमाऊ बेटा होता है जिसने प्लान करा होगा, वो एकदम से उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या ही होगा। तो इस केसेस में आप एक मॉरेटोरियम भी ले सकते हैं जिसमें वो ईएमआईज को कुछ समय पॉज कर दिया जाए उस पूरी सिचुएशन को देखते हुए। तो उसमें अगेन ये जो आपके लोन्स और उनके ईएमआईज का एडजस्टमेंट्स वगैरह होता है वो थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन दैट इंटरेस्ट कॉस्ट। बैंक को तो हर चीज में एक इंटरेस्ट की तरह है, आप आज नहीं कर रहे तो वो भविष्य में आपको ले लेगा, तो वो अल्टीमेटली वो तो उसे एक लॉन्ग टर्म उसमें कर देता है। बट एटलीस्ट रीफाइनेंसिंग जब हो जाती है तो वो गाड़ी रुकी नहीं है, वो गाड़ी फिर आपकी एक रिन्यूड टर्म्स एंड कंडीशंस में आगे बढ़ गई। तो दिस इज लाइक द आइडियल सॉल्यूशन टू बी टारगेटेड। आपने अभी दो सॉल्यूशन बताए, रीफाइनेंसिंग, बैंक के पास जाएं, अपने लोन की रीफाइनेंसिंग करा लें जिसमें आपकी ईएमआई कम हो सकती है, टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, तो इसमें आपको लंबा समय मिल जाएगा। दूसरा है आप कुछ समय का मोरेटोरियम ले लें, क्योंकि अगर एक आप अपना होम लोन पे नहीं कर रहे तो सबसे पहले तो आपका जो एसेट है वो तो रिस्क में आ ही जाता है, साथ ही साथ आपका सिविल या जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी कम होने लगता है। बिल्कुल। तो आपकी जो फ्यूचर की कैपेबिलिटी है लोन लेने की वो भी कम हो जाती है, बिल्कुल। आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होती चल जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। इसमें कई लोग ये भी करते हैं कि इवन अगर वो मॉरेटोरियम वाले ऑप्शंस पे भी जाना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन ले लें। फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन लिया जा सकता है, फॉर अ टाइम शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जा सकते हैं। इतनी भी हेसिटेंट वाली बात नहीं है, मतलब एटलीस्ट एवरीबॉडी हैज दोस फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जो उन पे इतना तो विश्वास कर दें कि चलो ठीक है आज मैं दे दूं कल चुका देंगे, तो वो ऑप्शन हमेशा पॉसिबल होता है। तो मतलब ये कोई लीगल सॉल्यूशन नहीं, मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप उतना तो अपना कैपिटल बना के रखो, संबंधों को बना के रखो कि अगर आपकी ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो वो हो। और इसीलिए शायद कुछ चीजें हम ना प्रिवेंटिव तौर पे जरा ज्यादा अपना क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम लोग लैंड लीगेसी एंड एस्टेट प्लानिंग में कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब चीजों में ऑब्वियसली लोन हमेशा से आता है। तो कुछ एक फैक्टर्स जरा दिमाग में रख लेने चाहिए, जैसे लोन टू अर्निंग रेशियो। तो आपका कभी भी ये वाला जो रेशियो है कि कभी जितनी ईएमआई दी जा रही है किसी महीने और उस महीने में आपकी जो सैलरी है टिपिकली 30 to 40% एक बेटर सही फिगर माना जाता है। उससे ज्यादा ना ले तो बेटर है। दूसरा एक वो माना जाता है कि कम से कम आप 6 महीने की जो ईएमआईज है उनके लिए आप एक इमरजेंसी फंड पहले से बना के रखें अलग से। जी। तो ईएमआई तो आप पूरे जिंदगी भर लोन चुकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने का आपका जो ईएमआई का है
वो आपने एक फंड बना दिया, उस फंड को कहीं आपने एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे डाल दिया, उसे रख लीजिए कि अगर काम करने पे वो मतलब आपका काम देते हैं जी। तो और तीसरी चीज क्या है कि ये कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके फोरक्लोजर्स वगैरह होते हैं कि अगर आप लोन समय से पहले ही अगर चुकाने की क्षमता में होते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बैंक्स भी उसमें आड़े आ जाते हैं, वो जी। बोलते हैं कि आप ये नहीं करते, या एनबीएफसीज जो होती हाँ हैं जी, कई हाँ बार जी, वो उसमें आ जी, जाती हैं। जी। तो इन चीजों पे आप सतर्क रहें। एक्चुअली हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 है वो पूरी तरह से हमें अधिकृत करता है कि अगर हम किसी लोन को पहले कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें कोई वो नहीं आ सकता, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। जी। तो अगर यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि आपने आपकी कभी क्षमता थी और वो चीज़ आप क्लोज भी कर सकते थे पर उन्होंने उसमें कुछ अड़ंगे लगाए हो तो फिर ये चैलेंजेबल इन कोर्ट भी बन जाता है। तो उन एस्पेक्ट्स पे भी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो अशंक जी, आपने ये जो बताया, अगर इससे आगे बात चली जाती है, आपका लोन एनपीए हो गया है, तो आपको डीआरटी, जिसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, लोग बहुत बात करते रहते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से उन्हें मैसेज आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक जाता है या कस्टमर जाता है पहले, कि ये क्या, इसमें क्या होता है? ऐसे में कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखिए, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे जब तक मामला पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि बैंक्स ने अपनी एक सर्टेन टाइप की कार्यवाही कर ली है, जिसमें उन्होंने आपके नोटिस पे जो भी है उसे सफिशिएंट ना मान के आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। ओके। और फिर उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रोसेस चालू जी। तो अब इस चीज में एक तरीके से कुछ हद तक लीगल लड़ाई आपकी चल रही है। लीगल लड़ाई है। तो ऐसे केसेस में तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप, अगर मामला यहाँ तक पहुंच गया है तो फिर किसी ना किसी लीगल कंसल्टेंट के पास ओके। यहाँ पे फिर चीजें खाली अपने लेवल पे कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट लेकिन एक वो आ जाता है कि मतलब लॉयर भी क्या करने वाला है। तो लॉयर भी अगर आपके केस में उन चीजों पे देखेगा तो वो सबसे पहले क्लूज ये देखेगा कि कहीं आपका जो ये डेब्टर है इसने कुछ आपको गुमराह तो नहीं किया इस पूरे कोर्स ऑफ एक्शन में जी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ थिंग्स, या फिर जब आपने अपनी तरफ से कोई प्रोसेस किया, जैसे हमने अभी बताया कि रीफाइनेंसिंग, भाई आप उस सिचुएशन तक आए तो आए क्यों? आपने प्रॉपर्ली रीफाइनेंसिंग के लिए ट्राई किया और उसमें आपको उसने नहीं उस प्रकार से ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पे फिर वो लीगल कैचेस निकाल के आपके लिए केस बनाएंगे। तो एटलीस्ट आप अवेयर रहें कि फिर ये सब टाइप की चीजें रहेंगी। तो मैं जितना ज़्यादा अपने इस पूरी प्रॉपर्टी की जो वापस सीजर वाली कार्यवाही हुई है बैंक की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से, एक एक चीज को मैं पूरा डॉक्यूमेंट करके उस तरीके से। तो आप कह रहे हो अगर डीआरटी में आप पहुंच गए तो आपको अपने किसी लीगल कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, तब तो आप थोड़ा सा उस लेवल पे लीजिए। तो मतलब थोड़ा समअप करूंगा अजय जी। सबसे पहले तो मित्तल जी ने बताया कि आप अपने दिमाग को काम रखें। दूसरा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा पैसा अरेंज करके देने की कोशिश करें, जिससे आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को तो थोड़े समय बाद वापस कर सकते हैं जब आपकी वित्तीय स्थिति ठीक हो जाए। तीसरा, अगर नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो बैंक से बात करें रीफाइनेंसिंग के लिए, जिसमें आपकी ईएमआई कम कर देगा, आपका टेन्योर बढ़ा देगा, तो आप थोड़ा सा उस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं तो आप उससे मॉनिटोरियम के लिए भी बात कर सकते हैं। मॉनिटोरियम ले सकते हैं 4, 5, 6 महीने का या 3 महीने का, जो भी आपका बैंक आपसे डिस्कस करता है, उतने समय का पॉज ले सकते हैं और दोबारा आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। और अगर इन सब के बाद भी स्थिति नहीं आप संभाल पा रहे हैं या स्थिति ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है कि बैंक की आपको डीआरटी, जिसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, जिसमें सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है आपकी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि आपने जब आप होम लोन लेते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को ही मॉर्गेज करके लेते हैं। तो ऐसे में आपको बिना समय गवाते हुए किसी लीगल कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए जिस पे आप विश्वास करते हो, और वहां से फिर आपको अपना एसेट बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये। मुझे लगता है कि होम बायर्स को इससे काफी अच्छा लगेगा, जो कि ऐसी छोटी प्रॉब्लम में या बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए कि उनका होम लोन अभी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, और उनके मन में डर है कि उनका जो एसेट जो उन्होंने अपनी बहुत कमाई से खरीदा है और जिसकी होम लोन की ईएमआई भी वो कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, उसके जाने का खतरा बन गया है। धन्यवाद।